प्रिय छात्र छात्राओं, इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण विषय है, टॉपिक है, उस पर चर्चा करेंगे। वो है अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय आक्रमण, पार्ट 1। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत में आक्रमण करने के क्या कारण थे और उसके क्या उद्देश्य थे। उद्देश्य मैं आपको बता रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण के राज्यों को पराजित करके उनको प्रत्यक्ष शासन में लेना नहीं चाहता था, बल्कि धन प्राप्त करके, भेंट लेके, वार्षिक कर के बदले, अधीनता स्वीकार करने के आश्वासन के बदले वो उन शासकों को उनके राज्य पर के गद्दी से वंचित नहीं करना चाहता था और उनको उनका पैतृक राज्य पुनः सौंप देता था। अब हम बात करते हैं उसके दक्षिण भारतीय आक्रमण। जो पहला उसका जो आक्रमण है, चंद्रगुप्त मौर्य का अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला आक्रमण है, अभियान है दक्षिण भारत में, वो है देवगिरी पर आक्रमण। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको उस संदर्भ में भी उधर ले जाना चाहूँगा जो आप देखते हैं कि जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, तो अलाउद्दीन खिलजी जब कड़ा का गवर्नर था, तो कड़ा और मानिसराम, तो कड़ा का गवर्नर रहते हुए अलाउद्दीन खिलजी ने एक योजना बनाई। उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, वो एक विस्तृत साम्राज्य का सम्राट सुल्तान बनना चाहता था। इसलिए उसने अपने उद्देश्य के लिए एक आक्रमण की योजना बनाई कि देवगिरी, जो आधुनिक महाराष्ट्र में दौलताबाद है, वहाँ पर जो देवगिरी का राज्य था, जहाँ उस समय यादव वंश के राजा रामचंद्र देव वहाँ के शासक थे। रामचंद्र देव के पास अतुल धन संपदा थी, यानी धन दौलत की कोई कमी नहीं थी खजाने में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक गुप्त सैन्य अभियान बनाया, जिसमें उसने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बिना सूचना दिए देवगिरी पर सैन्य आक्रमण करने का निश्चय किया और वहां से प्राप्त धन से वो आगे की अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना चाहता था। इसलिए उसने सुल्तान और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी को बिना सूचना दिए देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। जो देवगिरी का राजा था यादव वंशी रामचंद्र देव, वो पराजित हुआ और पराजित होने के बाद उसने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार करने के पश्चात रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी को अतुल धन संपदा दी भेंट के रूप में। कई घोड़े, हाथी, धन संपत्ति आदि उसको दी और जो अधीनता स्वीकार कर ली अलाउद्दीन खिलजी की और प्रतिवर्ष वार्षिक कर देने का आश्वासन दिया। इस प्रकार रामचंद्र देव ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, अतुल धन संपदा दी और भविष्य में भी कर देने का वादा किया। अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव से प्राप्त अतुल धन संपत्ति लेकर अपने समर्थकों को खुश करता हुआ, रास्ते में अपने अनुयायी बनाता हुआ, सैनिक भर्ती करता हुआ अपने राज्य कड़ा पहुंचा और बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। इस प्रकार ये उसका पहला अभियान माना जाता है देवगिरी पर। अब शासक बनने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का जो दूसरा, या शासक बनने के बाद जो पहला, सुल्तान बनने के बाद जो पहला अभियान था देवगिरी पर, वो था 1307-8 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब पहला अभियान किया, जब वो सुल्तान नहीं था, और जब दूसरा अभियान किया शासक बनने के बाद, तो उस समय भी यहाँ पर यादव वंश का राजा रामचंद्र देव ही
यहाँ का शासक था। और हम इस युद्ध के कारणों की अगर बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर दोबारा आक्रमण क्यों किया, तो इसके कारणों में जो बात नजर आती है वो ये है कि राजा रामचंद्र देव ने, जैसा कि आपने गुजरात अभियान 1299 के संदर्भ में आपको वीडियो में बताया कि गुजरात का शासक कर्णदेव पराजित होकर अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर रामचंद्र देव के यहाँ शरण दी देवगिरी में, और रामचंद्र देव ने उसको बगलाना की जागीर, जो गुजरात का ही एक राज्य था छोटा सा, उस जागीर को उसको शासन करने के लिए दे दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी रामचंद्र देव को शरण देने के कारण भी नाराज था। दूसरा, जो कर्णदेव की पत्नी थी कमला देवी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के साथ विवाह कर लिया था, वह अपनी पुत्री देवल देवी से मिलना चाहती थी, अपने पास बुलाना चाहती थी, जो कर्णदेव के पास रह रही थी। दूसरा कारण जो है, हम मानते हैं महत्वपूर्ण जो कारण है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो देवगिरी पर आक्रमण किया, उसका एक कारण यह भी था कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में आक्रमण किया था देवगिरी पर, तो देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष कर देने का आश्वासन दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की व्यस्तता का फायदा उठाते हुए कुछ वर्षों से अलाउद्दीन खिलजी को उसने रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देना बंद कर दिया था, इसलिए भी वो उसको सजा देना, दंड देना चाहता था। तो उपयुक्त कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजा, और उसकी अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर की सहायता के लिए अलप खां को भी भेजा। अलप खां ने राजा कर्णदेव को पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद जो उसकी पुत्री देवल देवी को पकड़ के दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और उसकी मां कमला देवी के पास भेज दिया, जहां कुछ समय पश्चात उसका विवाह अलाउद्दीन के ज्येष्ठ पुत्र खिजर खां के साथ कर दिया गया। मलिक काफूर ने आगे बढ़कर देवगिरी पर आक्रमण किया, और उसने रामचंद्र देव ने मलिक काफूर का मुकाबला किया, लेकिन रामचंद्र देव अपनी राजधानी की रक्षा नहीं कर पाया और पराजित हुआ। और रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव, जो सिंघन देव के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध में भाग निकला। इस प्रकार रामचंद्र देव ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर की। बाद में रामचंद्र देव को दिल्ली लाया गया, और जहां पर जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने रामचंद्र देव के प्रति गहरा सम्मान व्यक्त किया, उसका तहे दिल से स्वागत किया, और उसको राय रायन की उपाधि दी, और जो राजकीय स्वर्ण छत्र भेंट किया, और उसको जागीर दी। इनसे रामचंद्र देव इतना अभिभूत हुआ, खुश हुआ कि वो हमेशा के लिए, सदैव के लिए अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र बन गया, और काफी दिनों तक दिल्ली में रखने के बाद रामचंद्र देव को देवगिरी जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद रामचंद्र देव सदैव हमेशा के लिए अलाउद्दीन खिलजी का विश्वास पात्र और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, और आगे के जो दक्षिण भारतीय सैन्य अभियान थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन सभी में रामचंद्र देव एक विश्वसनीय सहायककर्ता के रूप में, सहयोगी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी का साथ दिया। शायद इसी समय रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री, जिसका नाम जात्यापाली था, उसका विवाह भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ कर दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण राज्य था इस समय दक्षिण में, वो था तेलंगाना, और तेलंगाना के जो राज्य था उसकी राजधानी थी वारंगल, और वारंगल पर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को 1309-10 ईस्वी में अभियान के लिए भेजा। जो
देवगिरी का राज्य था, उसके दक्षिण पूर्व में तेलंगाना राज्य था जिसकी राजधानी वारंगल थी। और इस समय यहाँ का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय। और प्रताप रुद्रदेव द्वितीय यहाँ का शासक था। और अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को नवंबर 1309 ईस्वी में इस अभियान के लिए भेजा। और मलिक काफूर ने रास्ते में कई क्षेत्रों को विजय करते हुए वो जनवरी 1310 ईस्वी में उसने वारंगल में प्रवेश किया। और वारंगल पहुंचकर उसने वारंगल का जो दुर्ग था, जो राजधानी थी तेलंगाना की, उसको घेर लिया। और लंबे समय तक प्रताप रुद्रदेव अपनी राजधानी की रक्षा नहीं कर पाया और मजबूर होकर उसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनाई और उसमें सोने की जंजीर डाल के मलिक काफूर के पास भेज दिया, जो इस बात का प्रतीक था कि प्रताप रुद्रदेव यानी वारंगल तेलंगाना मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार है। बाद में दोनों में संधि हुई, समझौता हुआ, जिसमें प्रताप रुद्रदेव ने असंख्य मात्रा में धन दौलत, सोना चांदी मलिक काफूर को भेंट की, जिसमें 200 हाथी, 700 घोड़े यानी अतुल धन संपदा। और जो इतिहासकार काफी कहाँ है, उसका मानना है कि इस अवसर पर वारंगल का शासक प्रताप रुद्रदेव ने विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा था वो मलिक काफूर को भेंट किया, जो गोलकुंडा के खानों से निकाला गया था, मिला था, प्राप्त हुआ था। और मलिक काफूर ने विश्व प्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है उसे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से ये अभियान बहुत महत्वपूर्ण और सफल सिद्ध हुआ। वारंगल ने भी, तेलंगाना ने भी प्रतिवर्ष कर देने का आश्वासन दिया और अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार जो दक्षिण में दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति थी वो थी देवगिरी के दक्षिण पूर्व में तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी थी वारंगल, जिसका किला मिट्टी का बना हुआ था, अत्यंत ही शक्तिशाली और मजबूत था। इस प्रकार इन दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली। धन्यवाद।